अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स की हाल है ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, गैंग्रीन हमारा टॉपिक चल रहा है और इस पर हमने दो लेक्चर लिए थे और दोनों में जो कि हमने पहले लेक्चर में गैंग्रीन की इंट्रोडक्शन की थी और गैंग्रीन का जो फर्स्ट टाइप था वेट गैंग्रीन जो कि है इसको हमने पढ़ा था। फिर गैंग्रीन का सेकंड टाइप जो कि है कल हमने इस पर एक लेक्चर लिया था जिसको ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। सो गैंग्रीन के दो टाइप्स ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन हमने पिछले दो लेक्चर्स में हमने इसको पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है ये गैंग्रीन का तीसरा टाइप है और इसका नाम है गैस गैंग्रीन। तो स्टूडेंट चलो इसको पढ़ते हैं कि गैस गैंग्रीन क्या होता है, किस तरह ये अकर होता है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। सो गैस गैंग्रीन क्या होता है? सो गैस गैंग्रीन एंड दिस टाइप ऑफ गैंग्रीन। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसको गैस गैंग्रीन क्यों कहते हैं। जाहिर बात है, इससे पहले जो हमने दो इसके टाइप्स पढ़े थे वेट गैंग्रीन, तो इसको वेट गैंग्रीन इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें जो गैंग्रीन बनता है तो वो वेट होता है। ड्राई में चूंकि ड्राई बनता है तो इसलिए इसको ड्राई गैंग्रीन बनते हैं। मतलब जो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है तो इस फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर हम इसको नाम देते हैं, ठीक है ना। अब इसको गैस गैंग्रीन क्यों कहते हैं? इसलिए इसको गैस गैंग्रीन कहते हैं क्योंकि इसमें गैस की फॉर्मेशन होती है जहां पर वाउंड बन जाता है, यानी जिन टिश्यूज में या टिश्यू के जिस पार्ट में, आर्गन के जिस पार्ट में गैंग्रीन बनता है और वहां पर गैस की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। अच्छा, ये गैस किस तरह होता है और ये क्यों बनता है, ठीक है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट समझाता हूँ। गैस बनता है बैक्टीरिया की वजह से, यानी बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन की वजह से, बैक्टीरिया टिश्यू सेल्स को या टिश्यूज को ब्रेक डाउन करे तो इस वजह से गैस फॉर्मेशन होती है। और मोस्टली कौन सा गैस होता है? तो मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो गैस की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको गैस गैंग्रीन कहते हैं क्योंकि जो गैंग्रीन होता है उस पर या उस एरिया में गैस फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। So in this type of gangrene, bacterial infection causes necrosis। यानी इस किस्म के नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये पहले नेक्रोसिस काज करता है। जाहिर बात है, नेक्रोसिस इज दी फर्स्ट स्टेप इन गैंग्रीन। गैंग्रीन में नेक्रोसिस होगा, इन गैंग्रीन नेक्रोटिक टिश्यूज में अकर होता है तो नेक्रोसिस तो जरूर होगा। इस किस्म के गैस गैंग्रीन में, यानी इस किस्म के गैंग्रीन में क्या होता है कि सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस हो जाती है, एंड देन गैंग्रीन विद अबंडेंट गैस फॉर्मेशन इन दी टिश्यूज। और फिर नेक्रोसिस के बाद क्या होता है कि इसमें गैंग्रीन अकर होता है। गैंग्रीन मैंने आपको गैंग्रीन के डिफिनीशन में पढ़ा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फिर नेक्रोसिस होगा, ठीक है ना, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इसमें और पुट्रिफेक्शन होता है। तो जब नेक्रोटिक टिश्यूज में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसके साथ साथ पुट्रिफेक्शन भी अकर होता है तो इसको कहते हैं गैंग्रीन। पहले क्या हो गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद नेक्रोसिस हो गया और नेक्रोसिस के बाद इस नेक्रोटिक टिश्यूज में गैंग्रीन अकर हो गया, ठीक है ना। और गैंग्रीन के बाद क्या होता है कि इसमें एबंडेंट गैस फॉर्मेशन होता है, इसमें गैस की फॉर्मेशन भी होती है, यानी गैंग्रीन प्लस गैस फॉर्मेशन भी हो गया, गैंग्रीन के साथ गैस फॉर्मेशन भी हो गया इसी टिश्यूज में, इसी नेक्रोटिक टिश्यूज में। तो इस किस्म के गैंग्रीन को कहते हैं गैस गैंग्रीन, इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई रिपीट, गैस गैंग्रीन क्या होता है? इसके नाम से पता चलता है कि गैस गैंग्रीन मतलब इसमें गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इस किस्म के गैंग्रीन में गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि सबसे पहले टिश्यूज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, यानी सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के बाद फिर क्या होता है कि इसमें नेक्रोसिस होता है और नेक्रोसिस में चूंकि फिर क्या होता है कि पुट्रिफेक्शन होता है तो बात चल जाती है फिर गैंग्रीन की तरफ। नेक्रोसिस के बाद गैंग्रीन अकर हो गया। गैंग्रीन के लिए ये दोनों स्टेप शर्त है कि पहले इसमें इन्फेक्शन होगा, फिर नेक्रोसिस होगा और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन और पुट्रिफेक्शन होगा और फिर क्या होगा? गैंग्रीन अकर होगा।
अब इस किस्म के गिंग्रीन में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन भी होती है, अबंडेंट गैस फॉर्मेशन होती है इस टिश्यूज में, नेक्रोटिक टिश्यूज में। तो इस किस्म के गिंग्रीन को कहते हैं गैस गिंग्रीन, इसको कहते हैं। मतलब ये कि जब किसी भी गिंग्रीनस टिश्यूज में गिंग्रीन के साथ साथ गैस की फॉर्मेशन भी उस टिश्यूज में होती है, सच टाइप ऑफ गिंग्रीन इज कॉल्ड गैस गिंग्रीन, इसको कहते हैं। शॉर्टकट डिफिनीशन ये है कि किसी भी गिंग्रीनस टिश्यूज में गिंग्रीन के साथ साथ जब वहां पर गैस की फॉर्मेशन भी होती है तो इसको कहते हैं गैस गिंग्रीन, इसको कहते हैं। मतलब अब यहां पर मैंने नीचे लिखा है गैस गिंग्रीन में क्या होता है, गैस गिंग्रीन में वेट गिंग्रीन होता है प्लस वेट गिंग्रीन के साथ साथ इसमें गैस फॉर्मेशन भी होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि वेट गिंग्रीन इज द ओनली ट्रू गिंग्रीन, यानी गिंग्रीन के जो 3 टाइप्स है ना, वेट गिंग्रीन है, ड्राई गिंग्रीन है और गैस गिंग्रीन है। इन तीनों टाइप्स में जो ट्रू गिंग्रीन है वो वेट गिंग्रीन है। ड्राई गिंग्रीन भी ट्रू गिंग्रीन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ वेट गिंग्रीन ये ट्रू गिंग्रीन है। और असल में गिंग्रीन के 2 टाइप्स है, वेट एंड ड्राई। ये जो तीसरा जो गैस गिंग्रीन है असल में ये वेट गिंग्रीन का एक सब टाइप है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि गिंग्रीन के 3 टाइप्स है, वेट, ड्राई एंड गैस। लेकिन गैस गिंग्रीन जो कि ये असल में वेट गिंग्रीन का एक सब टाइप है, ठीक है। सो गैस गिंग्रीन में क्या होता है कि वेट गिंग्रीन नेक्रोसिस होता है, वेट गिंग्रीन होता है, प्लस वेट गिंग्रीन के साथ साथ जब गैस की फॉर्मेशन भी होती है उसी टिश्यू में तो फिर इसको कहते हैं गैस गिंग्रीन, इसको कहते हैं। सो बहुत इजी है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है गिंग्रीन में, गैस गिंग्रीन में, क्यों वेट गिंग्रीन होता है। वेट गिंग्रीन पर पहले हमने लेक्चर लिया है, इस गिंग्रीन का पार्ट भी आप देख ले, ठीक है ना। जब वेट गिंग्रीन के साथ साथ उसी नेक्रोटिक टिश्यूज में, उसी गिंग्रीनस टिश्यूज में जब गैस की फॉर्मेशन भी होती है तो इस किस्म के गिंग्रीन को फिर वेट गिंग्रीन नहीं कहते बल्कि इसको कहते हैं गैस गिंग्रीन। और ये वेट गिंग्रीन का एक सब टाइप है, ठीक है ना, या इसको हमने गिंग्रीन में इंक्लूड किया है कि गिंग्रीन की 3 टाइप्स है, वेट, ड्राई एंड गैस गिंग्रीन, ठीक है। तो ये डिफिनीशन था गैस गिंग्रीन का कि गैस गिंग्रीन किसे कहते हैं। अगेन आई रिपीट, in this type of gangrene bacterial infection causes necrosis and then gangrene यानी necrosis cause होगा, फिर necrosis के बाद gangrene cause होगा with abundant gas formation। लेकिन gangrene के साथ साथ gas formation भी होगा उसी टिश्यूज में। So gas gangrene is the wet gangrene plus gas formation, this is called gas gangrene, इसको कहते हैं, ठीक है। सो ये गैस गिंग्रीन का डिफिनेशन था, कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ गैस गिंग्रीन। गैस गिंग्रीन के लिए जो फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो गैस गिंग्रीन खास करता है, ठीक है ना। So, gauge gangrene may follow the contamination of a wound with the spores of pathogenic Clostridia। असल में क्या होता है गेज गैंग्रीन में कि जो वाउंड बन जाता है, वाउंड यानी जो जख्म होता है, इंजरी की वजह से जो वाउंड बन जाता है, इस वाउंड में क्या होता है कि इस वाउंड में इस इंजरी साइड पर फिर स्पोर्स जाते हैं, स्पोर्स इसमें दाखिल हो जाते हैं या स्पोर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। इसी वाउंड एरिया में स्पोर्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। स्पोर्स किस चीज के, स्पोर्स एक बैक्टीरिया है हमारे साथ, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं क्लास्ट्रीडियम, जिसको क्या कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम या क्लास्ट्रीडिया इसका जीनस है। क्लास्ट्रीडियम जो कि है फिर ये जनरा है इसका, इसके अंदर कई इसके फिर जनरा है जिसमें क्लास्ट्रीडियम टेटनी आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। सो क्लास्ट्रीडिया या जो क्लास्ट्रीडियम जीनस वाले हैं, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया है, सो इनकी इस बैक्टीरिया के जो क्लास्ट्रीडिया बैक्टीरिया है इनके स्पोर्स जो के है उसी वाउंड एरिया में जमा होना शुरू हो जाएंगे, यानी वाउंड के साथ वहां पर स्पोर्स दाखिल हो जाते हैं, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स जो के दाखिल हो जाते हैं और ये फिर गैस गैंग्रीन का करता है। गैस गैंग्रीन के लिए ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा कॉमन है, क्लास्ट्रीडिया। और ये याद रखिए जो क्लास्ट्रीडिया बैक्टीरिया है ये एनएरोब्स है, एनएरोब्स। आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में या
तो आपने वैसे ही पढ़ा होगा कि एनेरोबिक बैक्टीरिया, एनेरोब्स कौन से बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी वो ऑक्सीजन के बगैर जो कि वो खुश होते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन बाज इसमें ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसे एनेरोब्स है कि ऑक्सीजन इसके लिए टॉक्सिसिटी पर बन जाता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए या ऑक्सीजन की मुयसर हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तो फिर ऑक्सीजन इसके लिए एक टॉक्सिक चीज होता है, टॉक्सिसिटी काज करता है बैक्टीरिया के अंदर। ये इतने ज्यादा एनेरोबिक है ये बैक्टीरिया कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जरूरत तो आप छोड़े, ऑक्सीजन इसके लिए एक टॉक्सिक चीज बन जाता है, यानी ऑक्सीजन इसके अंदर टॉक्सिसिटी काज करता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो फिर ये बैक्टीरिया टॉक्सिक बन जाता है, यानी खत्म हो जाता है इसकी वजह से। सो क्या होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर गैस गैंग्रीन में क्या है, एक है क्लास्ट्रीडियम, कि क्लास्ट्रीडिया जो कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जब वाउंड हो जाता है, कोई जख्म आ जाता है इंजरी की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, तो उस वाउंड एरिया में इस बैक्टीरिया जिसको क्लास्ट्रीडिया कहते हैं, इसके स्पोर जो कि वहां पर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है ना, और इस वजह से फिर गैस गैंग्रीन काज हो सकता है। The factor essential for spore germination is a reduced oxygen tension. अब इस स्पोर्स की जर्मिनेशन के लिए जाहिर बात है कि यहाँ पर सिर्फ स्पोर्स दाखिल हुए हैं, ठीक है ना। अब इस स्पोर जो कि ये स्पोर जो कि है ये फिर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसकी जर्मिनेशन होगी और ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसी स्पोर से फिर बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्पोर जर्मिनेशन, कि जिसमें स्पोर जो कि है एक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, इससे एक बैक्टीरिया बन जाता है, दिस इज कॉल्ड स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगेन आई रिपीट, स्पोर जर्मिनेशन कैसे कहते हैं कि जिसमें स्पोर जो कि ये कन्वर्ट हो जाता है एक बैक्टीरिया में, यानी एक स्पोर से जो बैक्टीरिया बन जाता है, इसको कहते हैं स्पोर जर्मिनेशन, इसको कहते हैं। तो अब याद रखिए कि इस बैक्टीरिया के सिर्फ स्पोर्स जो के हैं ये वाउंड के अंदर चले गए हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया नहीं गया है, स्पोर्स गए हैं, ठीक है ना। अब इस स्पोर्स जर्मिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए चाहिए, द फैक्टर एसेंशियल फॉर स्पोर जर्मिनेशन। एसेंशियल का मतलब है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल का मतलब है जरूरी। इन द फैक्टर एसेंशियल फॉर स्पोर जर्मिनेशन इज अ रिड्यूस्ड ऑक्सीजन टेंशन। एक फैक्टर जो इस क्लास्ट्रीडिया बैक्टीरिया के स्पोर जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, वो है रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन। जिस तरह मैंने आपको पहले पढ़ा था कि क्लास्ट्रीडिया जो कि ये एनेरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ये कि ये ऑक्सीजन के बगैर जो कि है ये खुश होता है, इसकी ग्रोथ होती है, इसकी होती है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से फिर ग्रोथ नहीं कर सकता है, बल्कि ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके लिए एक टॉक्सिक बन जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मौजूदगी इसके लिए टॉक्सिसिटी बन जाती है। सो इसकी जर्मिनेशन के लिए ये जो क्लास्ट्रीडिया बैक्टीरिया है, इस क्लास्ट्रीडिया बैक्टीरिया की जो स्पोर्स वाउंड में चले गए हैं, तो इसकी जर्मिनेशन के लिए, स्पोर जर्मिनेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे जरूरी फैक्टर है वो क्या है, रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन। रिड्यूस का क्या मतलब है, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कम, कम, यानी कम ऑक्सीजन टेंशन इसको चाहिए। ऑक्सीजन टेंशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन का मतलब है ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन टेंशन का मतलब है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड में, इसको कहते हैं ऑक्सीजन टेंशन। ये वो टेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्या हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन टेंशन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड के अंदर, इसको कहते हैं ऑक्सीजन टेंशन, बल्कि इसको गैस टेंशन, इसको हम जनरली गैस टेंशन कहते हैं। गैस टेंशन का ये मतलब होता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है, इन आवर ब्लड वेसल, दिस इज कॉल्ड गैस टेंशन। और फिर जब ऑक्सीजन का नाम स्पेसिफिक आ जाता है तो ऑक्सीजन टेंशन का मतलब होता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड वेसल, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन टेंशन। तो क्लास्ट्रीडिया का जो स्पोर्स होता है, इसकी जर्मिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, वो ये है कि इसकी जर्मिनेशन के लिए कम ऑक्सीजन प्रेशर होना का होना जरूरी होता है, कम ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर का होना जरूरी है, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो।
अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो तो ये स्पोर जर्मिनेशन जो कि ये नहीं होगा, इसकी जर्मिनेशन फेल हो जाएगी, बैक्टीरिया नहीं बनेगा, स्पोर्स बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। कब? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। मतलब कि स्पोर जर्मिनेशन के लिए जरूरी क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो। डेट अकर्स, और ये कब होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कब कम होता है, कौन सा ऐसा मौका है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये कम होता है। तो ये कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है? डेट अकर्स, अब डेट इशारा करता है इस कम ऑक्सीजन प्रेशर की तरफ कि ये कब होता है। डेट अकर्स एंड डीप पंक्चर, अगर इस तरह वाउंड है ना कि स्किन के अंदर बहुत डीप गया है, तो इस तरह के वाउंड्स में ऑक्सीजन टेंशन या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से स्पोर जर्मिनेशन होगा और बैक्टीरिया बनेगा। इस तरह के जो ऑक्सीजन टेंशन का कम होना, ये डीप पंक्चर्स में, डीप वाउंड, पंक्चर का मतलब है वाउंड्स, ठीक है ना। एंड लेसरेटेड वाउंड्स, लेसरेटेड वाउंड्स किसे कहते हैं? लेसरेटेड वाउंड जो कि है इसको कहते हैं कि जिसमें स्किन में जो वाउंड्स होता है, या टिश्यू में भी हो सकता है, मसल में भी हो सकता है, ये इसी तरह हो, इन वाउंड इस तरह हो कि इस वाउंड की वजह से स्किन, टिश्यू या मसल जो के है ये ओपन हो जाए, कट हो जाए या ओपन हो जाए। इतना ज्यादा इंटेंसिव स्टिमुलस हो या इंटेंसिव वाउंड हो कि इसमें जो वाउंड होता है, चाहे स्किन में हो, चाहे मसल में हो या टिश्यू में हो, यानी इस वाउंड की वजह से वो टिश्यू या मसल या स्किन जो के है ये कट हो जाए और ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेसरेटेड वाउंड्स। तो इस तरह के जो ऑक्सीजन, इस तरह की वाउंड्स जहां पर ऑक्सीजन टेंशन कम होता है, तो ये डीप पंक्चर वाउंड्स में हो सकता है, ये लेसरेटेड वाउंड में हो सकता है। एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स, और कंपाउंड फ्रैक्चर्स में भी हो सकता है। अच्छा, कंपाउंड फ्रैक्चर कैसे कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर जो के है ये बोन फ्रैक्चर का एक टाइप है। एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। सिंपल इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल बोन फ्रैक्चर, अंदर से बोन फ्रैक्चर होता है लेकिन बाहर स्किन में कोई इंफेक्शन काज नहीं करता है, स्किन में वाउंड नहीं आता है, स्किन ओपन नहीं होता है, स्किन उसी तरह सलामत होता है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर ये उस किस्म के बोन फ्रैक्चर को कहते हैं जिसमें हड्डियां तोड़ जाती है, हड्डियां टूट जाती है, यानी इस किस्म के बोन फ्रैक्चर है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें अंदर बोन भी जो के है ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा ब्रेक हो जाता है कि वो जो बोन्स होते हैं, जो बोन होते हैं, वो स्किन में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी जो ब्रोकिंग या जो ब्रेकिंग इंड्स होती है, इंड्स वो स्किन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन भी कट हो जाता है और बाहर से हम इसको देख सकते हैं कि ये अंदर बोन फ्रैक्चर इतना ज्यादा है कि इसने बाहर स्किन को जो के है इसको ओपन किया, इसको काट किया है। बाजों का तो बोन जो के स्किन की जरिए से बाहर आ सकता, इसकी जो ब्रेकिंग इंड्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म के फ्रैक्चर्स को कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। अच्छा, तो इस किस्म के कंपाउंड फ्रैक्चर्स में भी जो कि क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस वाउंड्स में, जख्म में कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी। सो साइल इज पर्टिकुलरली डेंजरस, साइल जो कि है ये डेंजरस होता है बिकॉज इट साल्ट्स लीड टू टिश्यू नेक्रोसिस, क्योंकि साल्ट्स में जो मौजूद साइल में मौजूद जो साल्ट्स होते हैं ये टिश्यू नेक्रोसिस काज कर सकते हैं। तो अक्सर जो कि पुराने जमाने में या आजकल भी लोग क्या करते हैं कि जब कोई वाउंड आ जाता है तो इस पर साइल लगाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उस वक्त तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन याद रखिए कि साइल में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, जिस तरह क्लस्ट्रीडियम टिटनी हो गया, ठीक है ना, क्लस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस हो गए, ठीक है ना, कि इसके स्पोर जो के साइल में मौजूद होते हैं। तो जब आप साइल किसी वाउंड पर लगाते हैं तो ये स्पोर्स जो के इसके साथ चले जाते हैं इन्फेक्शन एरिया में, वाउंड एरिया में, जो वहां पर फिर उस स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है और फिर क्या होता है
ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, अगेन आई रिपीट, गेज गैंग्रीन आज हमने पढ़ा, गेज गैंग्रीन। अच्छा, गेज गैंग्रीन हमने पढ़ा, and this type of gangrene bacterial infection causes necrosis and then gangrene with abundant gas formation in the tissue। गेज गैंग्रीन जो कि क्या होता है कि वेट गैंग्रीन प्लस इसके साथ जब गेज फॉर्मेशन होती है तो इसको गेज गैंग्रीन कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं गेज गैंग्रीन के लिए, क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें हमने जिक्र किया कि गेज गैंग्रीन में असल में क्या होता है कि जो वाउंड्स होते हैं, जो वाउंड्स बन जाते हैं, तो इसमें स्पोर जो कि बैक्टीरिया स्पोर जो कि मोस्टली क्लास्ट्रीडियम के जो स्पोर्स होते हैं ये वाउंड्स के अंदर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब इसको मौका मिल जाता है तो स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है। अच्छा, स्पोर जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, स्पोर जर्मिनेशन के लिए रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन होना चाहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस वाउंड एरिया में कम हो, ठीक है ना। और ऐसे कौन से वाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो जो डीप पंक्चर वाउंड्स होते हैं, जो लेसरेटेड वाउंड्स होते हैं, या जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स होते हैं बोन के, तो इन तीन ऐसे वाउंड्स है जिसमें जो कि है ऑक्सीजन का जो टेंशन होता है, ऑक्सीजन टेंशन होता है वो कम होता है, तो इसमें स्पोर्स जो जर्मिनेशन होती है, स्पोर जर्मिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और साइल जो कि साइल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि साइल में मौजूद ऐसे साल्ट्स होते हैं जो नेक्रोसिस जो कि हैं काज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या है इसके लिए, स्पोर्स है, ठीक है। यानी स्पोर्स जो कि है ये वॉन्ड्स में चले जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इंफेक्शन मजीद बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। Infection by aerobic organism at the same time serve to produce anaerobic environment that is favorable for anaerobic Clostridia। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इस दौरान यानी एनारोब भी अटैक किया है, एनारोबिक बैक्टीरिया ने भी अटैक किया है, फॉर एग्जांपल क्लास्ट्रीडिया, लेकिन इस दौरान कोई एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया भी आ जाता है और इस वाउंड्स में दाखिल हो जाता है। एरोबिक वो है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपना मेटाबॉलिज्म वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन बाय एरोबिक बैक्टीरिया एट द सेम टाइम, अगर इसी टाइम यानी इसी सेम टाइम जिसमें ये एनारोब या क्लास्ट्रीडिया दाखिल हुआ हो और इसी दौरान एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी दाखिल हो जाता है इस वाउंड एरिया में, तो इस वजह से एनारोबिक एनवायरनमेंट जो कि मजीद बढ़ेगा, यानी ये मजीद एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? अच्छा, ये क्यों होता है, ठीक है ना, जरा थोड़ा आप यहाँ पर सोचें, तवज्जो दे दे इस पॉइंट को। यानी पहले क्या हो गया है कि एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल क्लास्ट्रीडियम जो कि ये वाउंड के अंदर दाखिल हो गया है, जो एनारोबिक है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी टाइम एक एरोबिक बैक्टीरिया आ जाता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है और इस वाउंड में दाखिल हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे जो एनारोबिक एनवायरनमेंट है ये मजीद बढ़ेगा, यानी एनारोबिक एनवायरनमेंट मजीद प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो एनारोबिक बैक्टीरिया दाखिल हो गया, तो ज़ाहिर बात है कि ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा। एनारोबिक तो ये तो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, तो ये उस रीजन में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, ऑक्सीजन लेगा उस एनवायरनमेंट से, उस एरिया से ऑक्सीजन मजीद लेगा, तो वो एरिया या वो वाउंड जो कि वो मजीद एनारोबिक बन जाएगा, एनारोबिक बन जाएगा। तो इसमें इस बैक्टीरिया को एरोबिक भी जो कि मजीद इंफेक्शन काज कर सकता है, लेकिन जो एनारोबिक होता है उसको भी मजीद जो कि है बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन होती है, जो ग्रोथ होती है वो मजीद बढ़ेगा, क्योंकि वो एनारोबिक कंडीशन में खुश होता है, ठीक है ना। और एनारोबिक इसके लिए मजीद बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं और एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो वहां पर जो मौजूद ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। तो वो एनवायरनमेंट एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है।
और इस एनारोबिक एनवायरनमेंट में क्लस्ट्रीडिया जो कि ये मजीद ग्रोथ करेगा, स्पोर जर्मिनेशन हो जाएगा, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। रिजल्ट क्या है कि इन्फेक्शन मजीद बढ़ेगा, ठीक है ना। डेट इज फेवरेबल फॉर एनारोबिक क्लस्ट्रीडिया, ये एनारोबिक एनवायरनमेंट, एनारोबिक बैक्टीरिया जो क्लस्ट्रीडिया है इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अच्छा, etiology of गेज गिंग्रीन, गेज गिंग्रीन की क्या काजेस हो सकते हैं? दे आर टू ग्रुप्स ऑफ क्लस्ट्रीडिया, क्लस्ट्रीडिया के दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो गेज गिंग्रीन काज करते हैं। एक को कहते हैं सेकोरोलेटिक, एक कहते हैं सेकोरोलेटिक, और दूसरे को कहते हैं प्रोटियोलेटिक क्लस्ट्रीडिया। एक सेकोरोलेटिक क्लस्ट्रीडिया और दूसरा प्रोटियोलेटिक क्लस्ट्रीडिया। सेकोरोलेटिक जो क्लस्ट्रीडिया है इसमें दो किस्म के क्लस्ट्रीडिया है जो गेज गिंग्रीन काज कर सकते हैं। एक क्लस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, दूसरा क्लस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ये दो ऐसे क्लस्ट्रीडिया है, दो ऐसे बैक्टीरिया है जो गेज गिंग्रीन काज करते हैं। और दूसरा जो कि ये है प्रोटियोलेटिक, प्रोटियोलेटिक क्लस्ट्रीडियम, और इसमें भी दो ऐसे क्लस्ट्रीडियम है जो इस गेज गिंग्रीन को काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिए जस्ट, क्लस्ट्रीडियम स्पोरोजीन, क्लस्ट्रीडियम एस्ट्रोलेटिकम, ठीक है ना। तो दो किस्म के बैक्टीरिया है, दो किस्म के क्लस्ट्रीडिया है जो गेज गिंग्रीन काज करते हैं। एक को सेकोरोलेटिक कहते हैं और दूसरा प्रोटियोलेटिक कहते हैं। सेकोरोलेटिक ऑर्गेनिज्म लिबरेट पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स। क्या होता है कि इसमें जो सेकोरोलेटिक क्लस्ट्रीडियम है, सेकोरोलेटिक, ये क्या करता है, ये एक्सोटॉक्सिन्स लिबरेट करता है, एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यानी एक्सोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं और ये वो टॉक्सिन्स होते हैं जो टॉक्सिसिटी काज करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो पहले क्या हो जाएगा कि जो सेकोरोलेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो सेकोरोलेटिक टाइप से क्लस्ट्रीडिया का, वो पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स लिबरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। डेट प्रोड्यूस टिश्यू नेक्रोसिस। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से, इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से नेक्रोसिस प्रोड्यूस हो जाएगा, नेक्रोसिस अकर हो जाएगा। Then proteolytic organisms break down the tissue into portrayed products। और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर सेक्रोलेटिक ने काम किया, सेक्रोलेटिक का काम यहाँ पर खत्म हो गया। फिर जो कि क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रोटियोलेटिक जो क्लस्ट्रीडिया है ये अपना काम शुरू करेगा। और प्रोटियोलेटिक क्या करता है, प्रोटियोलेटिक जो कि टिश्यूज की ब्रेकडाउन, जिसमें नेक्रोसिस अकर हुआ है, उस टिश्यूज की मजीद ब्रेकडाउन करता है और इसको एक पोर्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। पोर्ट्रेट मतलब पोर्ट्रीफिक्शन, पोर्ट्रीफेक्शन काज करेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ जो कि इसमें गैस भी लिबरेट होता है, तो इसलिए इसको फिर क्या कहते हैं, गैस गिंग्रीन। तो गैस गिंग्रीन की टियोलॉजी क्या है, काज क्या है, दो किस्म के क्लस्ट्रीडिया है जो गैस गिंग्रीन काज कर सकते हैं। एक को सेकोरोलेटिक कहते हैं, दूसरे को प्रोटियोलेटिक कहते हैं। सेकोरोलेटिक क्या करते हैं, सेकोरोलेटिक जो के है ये पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और ये एक्सोटॉक्सिन्स क्या करेंगे, ये टिश्यू नेक्रोसिस काज करेगा। और फिर यहाँ पर जो कि सेकोरोलेटिक का काम खत्म हो गया, फिर प्रोटियोलेटिक जो क्लस्ट्रीडिया है ये दाखिल हो जाएगा और ये उस टिश्यूज की मजीद ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि उस टिश्यूज के अंदर प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है, इसलिए इसको प्रोटियोलेटिक कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोटियोलेटिक क्लस्ट्रीडिया है ये टिश्यूज को मजीद एक पोर्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, पोर्ट्रीफेक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से गिंग्रीन काज हो जाएगा। और चूंकि इसमें गैस भी रिलीज होता है तो इसलिए इसको कहते हैं गैस गिंग्रीन, इसको कहते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। पैथोजेनेसिस स्टेप्स एंड गेज गिंग्रीन। गेज गिंग्रीन में जो स्टेप्स होते हैं कि किस स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह आकर होता है। पहले क्या होता है कि पहले वाउंड हो जाता है, जिस तरह मैंने पहले आपको पढ़ा, इसमें एनारोबिक कंडीशंस आ जाता है, एनारोबिक जो क्लस्ट्रीडिया है ये दाखिल हो जाता है और फिर स्पोर्स ऑफ क्लस्ट्रीडिया जो कि है यहाँ पर जर्मिनेशन इसकी होती है, ठीक है। नेक्रोसिस ऑफ मसल फाइबर, और इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस अकर हो जाएगा मसल फाइबर्स की ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन। सेक्रोलेटिक क्लस्ट्रीडिया यानी एक्सोटॉक्सिन्स पहले रिलीज करेगा और इस वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा ऑफ द सेक्रोलेटिक क्लस्ट्रीडिया। फर्मेंटेशन ऑफ मसल कार्बोहाइड्रेट्स विद फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड गैस, और इसमें क्या होता है कि ये एक्सोटॉक्सिन्स किस तरह नेक्रोसिस काज करता है। तो जाहिर बात है कि मसल्स है और मसल्स में जो कि आप लोगों को पता है कि इसमें स्टोर ग्लाइकोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की शक्ल में यहाँ पर स्टोर होता है।
तो ये असल में ये जो एक्सोटॉक्सिन्स है सेक्रोलिटिक क्लास्ट्रीडिया का, ये इस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन या फर्मेंटेशन काज करेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड और गैस बन जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस तरह की गैस बन जाते हैं और लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द एरिया इज आल्सो कट डाउन, और चूंकि इस रीजन में गैस बन गया, इसी वजह से ये अपना एक प्रेशर भी प्रोड्यूस करता है। जब वहां पर गैस बन जाता है तो गैस का एक प्रेशर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस गैस की प्रेशर की वजह से, ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस, जो आर्टीरियल सप्लाई होता है उस एरिया को, यानी जो नेक्रोटिक एरिया है, ठीक है ना, तो उसको जो आर्टीरियल सप्लाई होता है, जो इसको ब्लड सप्लाई करता है, तो ये भी कट डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पर गैस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये ब्लड को उस एरिया तक पहुंचने नहीं देता है इस प्रेशर की वजह से। तो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, जो आर्टीरियल सप्लाई है उसको स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले भी मैंने आपको पढ़ा था, तो इसको दोबारा रिपीट करते हैं। डीप वोंड, सबसे पहले वोंड हो जाएगा, फिर एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पोर्स दाखिल हो जाएंगे क्लास्ट्रीडिया के। फिर क्या हो जाएगा कि ये स्पोर्स जब अंदर जाते हैं वोंड्स के अंदर, ये नेक्रोसिस काज करेगा, और नेक्रोसिस की वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस किस तरह काज करता है, क्योंकि ये क्लास्ट्रीडिया जो कि ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा, और इस दौरान जो कि लैक्टिक एसिड और गैस की फॉर्मेशन भी होती है। क्यों? क्योंकि नेक्रोसिस के दौरान जब ये एक्सोटॉक्सिन नेक्रोसिस काज करता है, तो ये मसल में मौजूद जो ग्लाइकोजन होता है इसकी फर्मेंटेशन काज करता है, फर्मेंटेशन, और ग्लाइकोजन की फर्मेंटेशन की वजह से एक लैक्टिक एसिड बनेगा और एक गैस बन जाता है, और फिर इस गैस की फॉर्मेशन की वजह से वह गैस का एक प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा, और इस गैस प्रेशर की वजह से जो आर्टीरियल सप्लाई है उस एरिया को, कौन सी एरिया को, जहां पर नेक्रोसिस हुआ है, उस एरिया को जो आर्टीरियल सप्लाई है ये भी कट डाउन हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, उसको जो आर्टीरियल सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई, ये स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा आफ्टर नेक्रोसिस, यहां पर तो नेक्रोसिस तक बात हो गई, सेक्रोलिटिक क्लास्ट्रीडिया किया, स्पोर्स बन गया, स्पोर्स एक्सोटॉक्सिन रिलीज किया, मसल्स की फर्मेंटेशन काज की, ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, जिसमें लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और चूंकि गैस बन गया तो गैस प्रेशर की वजह से आर्टीरियल सप्लाई भी ब्लॉक हो गया, यानी नेक्रोसिस अकर हो गया। नेक्रोसिस तो हो गया, ये नेक्रोसिस तक तो बात हो गई, और ये किसने किया, ये सेक्रोलिटिक बैक्टीरिया ने किया। अब इसके बाद प्रोटियोलॉजी, अब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पढ़ाया कि गैस गैंग्रीन किस तरह अकर होता है, स्टेप बाय स्टेप। यहां पर सेक्रोलिटिक का काम था, अब प्रोटियोलिटिक क्लास्ट्रीडियम जो के है अपना काम शुरू करेगा। द प्रोटियोलिटिक, आफ्टर नेक्रोसिस द प्रोटियोलिटिक क्लास्ट्रीडिया डिकम्पोज द डेड मसल्स व्हिच बिकम ग्रीनिश ब्लैक। अब प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटियोलिटिक क्लास्ट्रीडिया आ जाएगा, और जो मसल डेड हुआ है, जो डेड मसल्स थे उसको कन्वर्ट करेगा, उसकी डिकम्पोजिशन काज करेगा, फर्दर इसकी ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, मसल ग्रीनिश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। कलर इसका क्या होगा, कलर ग्रीनिश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ग्रीनिश ब्लैक में क्यों कन्वर्ट, ये कलर क्यों प्रोड्यूस होता है मसल का, ड्यू टू आयरन सल्फाइड फॉर्मेशन, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन दोनों टाइप्स में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, ड्राई में भी और वेट में भी, कि आयरन सल्फाइड क्यों बनता है, क्योंकि इसमें पहले क्या होता है कि वहां पर मौजूद जो ब्लड होता है इसकी हिमालिसिस होती है, यानी आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है, तो उससे आयरन रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो एक आयरन बैक्टीरिया, सॉरी आयरन जो कि आरबीसीज ब्रेकडाउन से आ गया, और दूसरा जो कि है बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S कहते हैं, वो रिलीज करता है, ये बैक्टीरिया रिलीज करता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया से हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया और आरबीसीज ब्रेकडाउन से आयरन आ गया, तो ये आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में रिएक्शन करते हैं, और इन दोनों की रिएक्शन के रिजल्ट में आयरन सल्फाइड बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन आपस में रिएक्शन करेगा और इसके रिजल्ट में आयरन सल्फाइड बन जाता है। तो जो आयरन सल्फाइड है इसका कलर ब्लैक होता है, तो इसलिए ये नेक्रोटिक टिश्यूज को भी ब्लैक बनाता है, ग्रीनिश ब्लैक बनाता है, ठीक है ना। और बाकी गैंग्रीन की तरह गैस गैंग्रीन भी जो कि फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। फॉल्स स्मेल क्यों प्रोड्यूस करता है, वही नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट्स है, जिस तरह पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर एग्जांपल एंडोल है, केटोल है, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट बन जाते हैं जो फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्रोसिस के बाद जब सिक्रोलिटिक बैक्टीरिया ने अपना काम किया, तो इसके बाद प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया का काम शुरू हो गया, और प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो मसल्स था, जो डेड मसल्स थे, इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन की, और ये कन्वर्ट हो गया ग्रीनिश ब्लैक कलर में,
आयरन सल्फाइड की वजह से। इस पर मैंने आपको बताया कि आयरन सल्फाइड कहाँ से आ गया। और फॉल्स स्मेल देता है, और फॉल्स स्मेल क्यों देता है, कुछ नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट की वजह से। Severe toxemia due to circulating exotoxins is manifested by shock। क्या होता है कि चूंकि इसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, गेज गैंग्रीन में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन बाजों का ब्लड तक पहुंच जाता है, तो इसको टॉक्सीमिया कहते हैं। और गेज गैंग्रीन में सिवियर टॉक्सीमिया कास होता है, ठीक है ना, सिवियर टॉक्सीमिया ये कास करता है। तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सिवियर टॉक्सीमिया की वजह से ये जो एक्सोटॉक्सिन्स है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा, यानी सेप्टिक शॉक काज करता है, ठीक है ना। और ये एज अ रिजल्ट शॉक प्रोड्यूस करेगा। शॉक, इस किस्म के शॉक को कहते हैं सेप्टिक शॉक। आगे पैथोलॉजी में शॉक टॉपिक आएगा, इसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। शॉक का एक टाइप है जिसको कहते हैं सेप्टिक शॉक, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक आकर होता है इसको सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो सिवियर टॉक्सीमिया की वजह से सेप्टिक शॉक भी अकर हो जाएगा। अच्छा, ये तो कुछ स्टेप्स थे गेज गैंग्रीन के, कि गेज गैंग्रीन स्टेप बाय स्टेप किस तरह अकर होता है। अच्छा, गेज गैंग्रीन के कॉमन साइट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन से साइट्स में बॉडी में कहाँ पर ये अकर होता है। तो दो मेन जगह जहाँ पर गेज गैंग्रीन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एक मसल्स में अकर होता है और दूसरा लेवर में, ठीक है। ये कॉमन साइट्स है गेज गैंग्रीन के लिए। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या है, गेज गैंग्रीन के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है कि ये रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। जो गेज गैंग्रीन है ये रैपिडली स्प्रेडिंग गैंग्रीन है। और दूसरा क्या है, शॉक काज करता है सिवियर टॉक्सीमिया की वजह से, ठीक है ना। और हेमोलिटिक एनीमिया भी काज करता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है, तो हेमोलिटिक एनीमिया भी काज करता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि एक गेज गैंग्रीन फर्दर कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे बॉडी में। तो एक ये है कि ये फर्दर स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से अदर टिश्यूज या जो नाइबर टिश्यूज होते हैं, एडजेसेंट टिश्यूज होते हैं, वो भी जो के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये रैपिडली स्प्रेडिंग गैंग्रीन है। दूसरा ये कि ये शॉक काज करता है, शॉक जिसको सेप्टिक शॉक कहते हैं, और हिमोलिटिक एनीमिया भी काज करता है, जो एनीमिया का एक टाइप है जिसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन। अब गैंग्रीन के तीनों टाइप्स हमने पढ़े, वेट, ड्राई एंड गेज गैंग्रीन, तीनों टाइप्स हमने पढ़े। अब गैंग्रीन की ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो जाहिर बात है दो बातें, एक बात तो ये कि जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करो, यानी गैंग्रीन का जो काज है जिसकी वजह से गैंग्रीन अकर हुआ है, यानी जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करो, उसकी ट्रीटमेंट करो। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देते हो, इंजेक्शन देते हो, टेबलेट देते हो, मतलब कोई भी ड्रग देते हो एंटीबायोटिक के थ्रू, यानी जो भी फैक्टर है, जो भी काजेटिव फैक्टर है गैंग्रीन के लिए, उसकी ट्रीटमेंट आप करो, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर गैंग्रीन इतना सिवियर हुआ है कि ये फर्दर स्प्रेड भी हो सकता है, बाकी हेल्थी टिश्यूज को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर उस जगह को, उस टिश्यू को या उस ऑर्गन को, उस पार्ट को आप सर्जिकली रिमूव करो, ताकि बाकी जो हेल्थी टिश्यूज है उस तक ये ना फैल सके, ठीक है ना। तो इसको इम्पुटेशन कहते हैं फिर। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन में दो किस्म के, एक ये है कि आप ट्रीटमेंट करो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, जो कॉजेटिव फैक्टर्स है गैंग्रीन का, उसकी ट्रीटमेंट करो। दूसरा क्या है, एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन का क्या मतलब है कि आप सर्जिकली किसी पार्ट को, किसी ऑर्गन को रिमूव करते हो, तो इसको एम्पुटेशन कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गैंग्रीन टिश्यू टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ इंफेक्शन टू द एडजेसेंट हेल्थी टिश्यू, इसको एम्पुटेशन कहते हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट है गैंग्रीन के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ जो गैंग्रीन का पार्ट सी है, थर्ड पार्ट है, इसके साथ हमने गैंग्रीन टॉपिक को मुकम्मल तौर पर इसको फिनिश किया, ठीक है ना। तो इसके तीन टाइप्स ऑफ गैंग्रीन का इंट्रोडक्शन हो गया, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन एंड गेज गैंग्रीन। ये तीन टाइप्स गैंग्रीन के हमने पढ़े। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।